हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूं आपका एजुकेटर योगेश गोस्वामी और स्वागत करता हूं आपने चैनल महाऋषि जीएस में। तो जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको डेली जो भी आपका एक जीएस का इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है उस पर आपको डेली हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो आज से हम उस कार्यक्रम की स्टार्टिंग कर रहे हैं। आज से आपको डेली जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें लगते हैं हम आपको उस पर वीडियो देंगे। तो हमारी टीम ने बहुत मेहनत की और मेहनत करके आपके लिए ईजी वे में काफी अच्छा कंटेंट तैयार किया है। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे अपने पहले टॉपिक रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी कि 1857 की क्रांति। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे वो एसएससी हो और किसी भी यूपीपीसीएस स्टेट हो सकता है, रेलवे हो सकता है या कोई भी अदर एग्जाम, हर एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का वो रहता है हमारा 1857 का रिवोल्ट यानी कि 1857 की क्रांति। काफी लेंथी टॉपिक है तो इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज हम इसके बाद इसका फर्स्ट पार्ट देखने वाले हैं और देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट में किस तरीके से इसके अंदर रिवोल्ट को स्टार्ट किया और कहां कहां ये स्टेट में फैलता है। तो सभी बच्चे ध्यान रखना, हमारी जितनी भी वीडियो आएंगी सब वीडियो हमने सेलेक्ट करके और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बनाई है। तो आपको डेली वीडियो देखनी है, एक भी वीडियो मिस मत करना, क्योंकि हो सकता है आपने जो वीडियो मिस कर दी उसी से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट हर एक वीडियो होने वाली है, तो ध्यान रखना। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर, जिससे कि जो भी लेक्चर है ना वो आपको तुरंत मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने लेक्चर की 1857 की क्रांति। तो ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रांति है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे एग्जाम में आने वाली है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हमारे भारत की सबसे पहली कि अगर हम स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति कहते हैं तो इसी को कहा जाता है। 1857 क्रांति एक ऐसी क्रांति है जिसने हमारे पूरे भारत को एक साथ जोड़ने का काम करा, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, 1857 की क्रांति क्यों हुई और क्या क्या इसका मतलब है। तो अगर हम 1857 की क्रांति यानी कि विद्रोह की बात करते हैं तो ध्यान रखना कि यह विद्रोह जो है ये किसके खिलाफ था। तो ये खिलाफ था हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी के। अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, आपने सुना होगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो ये जो हमारा आंदोलन था ये ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ था। आप सभी को पता होगा भारत के अंदर सबसे पहले 1600 एडी के अंदर, ध्यान रखना जो भी मैं पॉइंट लिख रहा हूं ना वो पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, हर एक पॉइंट एक क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो एक भी पॉइंट को स्किप करने की कोशिश मत करना, क्योंकि हमारा और आपका एक ही लक्ष्य है कि इस बार सरकारी नौकरी हमारे पास होनी चाहिए। तो ध्यान रखना, हम बस यही चाहते हैं कि आप सपने देखो, उसमें मेहनत करो, क्योंकि हमारा सपना वही है आपका सपना पूरा करना। तो हमारा सपना तभी पूरा होगा जब आपका सपना पूरा होगा और आपका सपना तब पूरा होगा जब आप हमारे साथ मेहनत करोगे। तो हम आपके लिए पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, बहुत अच्छे कंटेंट बनाने के लिए हम तैयार हैं। आपको हर एक पॉइंट पर जाएंगे जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, बस आपको क्या करना है, हमारे साथ बने रहना। तो मैं फिर से कह रहा हूं, जो भी मैं यहाँ पॉइंट लिख रहा हूं हर एक पॉइंट अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो पहला पॉइंट मैंने क्या बोला कि 1857 की क्रांति किसके खिलाफ क्रांति थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ थी। क्योंकि भारत के अंदर 1600 एडी के अंदर क्वीन एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी और ईस्ट इंडिया कंपनी से उसने कहा था कि आप भारत जाओ और 15 साल के लिए वहां पर व्यापार करो। तो 15 साल के लिए उसे एक अधिकार व्यापार दिया गया था कि उसके अलावा कोई और व्यापार नहीं कर सकता भारत के अंदर, और फिर बाद में उस टर्म को बढ़ाते गए। और कंपनी ने हमारे ऊपर 1600 एडी से लेके 1858 तक राज किया। ध्यान रखना, 1600 एडी से लेके 1858 तक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे ऊपर राज किया था। तो उसी के खिलाफ ये आंदोलन हुआ था 1857 का विद्रोह। ये एक व्यापक विद्रोह था। व्यापक मतलब काफी बड़ी मात्रा में विद्रोह था, बहुत सारे लोग इसके अंदर जुड़े, इसने पूरे भारत को जोड़ने का काम किया, लेकिन किसी कारण से ये असफल रहा। क्या कारण थे ऐसे, वो अभी हम आगे देखेंगे। तो अभी बस आपको ये ध्यान रखना है कि 1857 की क्रांति किसके खिलाफ हुई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाती थी, इसलिए इनडायरेक्ट हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के भी खिलाफ थी। लेकिन अगर एग्जाम में ईस्ट इंडिया कंपनी ऑप्शन में हो तो पहले आपको किसको लगाना है, ईस्ट इंडिया कंपनी को लगाना है। क्लियर है, ध्यान रखना है। तो एक व्यापक आंदोलन था जो पूरे भारत को इसने जोड़ने का काम करा, बड़े स्केल पे था, लेकिन ये असफल रहा। क्या कारण थे असफल के वो हम देखेंगे आगे। तो इतना आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि विद्रोह को कई नामों से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अक्सर एग्जाम में पूछता है कि किस हिस्टोरियन ने, किस राइटर ने इस विद्रोह को क्या नाम दिया। तो अलग अलग नाम दिए गए हैं इस आंदोलन को। जैसे कि हम पहले बात करते हैं तो ब्रिटिश इतिहासकार, जितने भी हमारे ब्रिटिश इतिहासकार थे यानी कि ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, उनका मानना यह था कि यह एक सिपाही विद्रोह है। वो कहते थे कि कोई आजादी का विद्रोह नहीं है,
उनका मानना था कि आजादी नहीं मांगी थी उन्होंने, ये एक सिपाहियों का विद्रोह था। किसी कारण से जो सिपाही थे वो अपने आला अफसर से नाराज हो गए थे, उनके बीच में ये विद्रोह चल रहा था। तो जितने भी हमारे ब्रिटिश इतिहासकार हैं उनका मानना क्या था कि एक सिपाही विद्रोह है। सिंपल सा पॉइंट है, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर हम अपने भारतीय इतिहासकारों की बात करते हैं, बहुत सारे हमारे भारतीय इतिहासकार, आपने नाम सुना होगा, बिपिन चंद्र का आपने नाम सुना होगा, मंजूमदार का आपने नाम सुना होगा, एक रोमिला थापर है, ये सब इंडियन हिस्टोरियन है। इन सब का मानना था कि ये एक भारतीय विद्रोह है जो कि एक काफी महान विद्रोह था। महान क्यों था कि उसने बहुत सारे ग्रेट नेताओं को हमारे सामने लाया, उन सबके एक मंच पर लाके खड़ा कर दिया। काफी भारत इसके अंदर जुड़ चुका था, बहुत बड़े स्केल पे आंदोलन था, इसलिए वो एक इसे महान विद्रोह कहते हैं और इसे भारतीय विद्रोह भी कहते हैं। तो ध्यान रखना है, भारत के जो इतिहासकार थे वो इसे क्या बोलते हैं, वो इसे भारतीय विद्रोह कहते हैं, और जो ब्रिटिश के इतिहासकार थे वो इसको क्या बोलते हैं, सिपाही विद्रोह कहते हैं, यानी कि स्पॉय म्यूटनी इंग्लिश में इसको कहा जाता है। सिंपल से ध्यान रखना है। फिर एक हमारे पास राइटर आते हैं जिनका नाम था विनायक दामोदर दास सावरकर, इनका नाम है, यानी कि वीडी सावरकर, इनको शॉर्ट में बोल देते हैं। वीडी सावरकर ने एक पुस्तक लिखी जिसमें इन्होंने कहा इसको कि ये भारत का पहला स्वतंत्रता युद्ध था। इन्होंने कहा कि ये हमारे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, पहला स्वतंत्रता युद्ध था जो भारत ने लड़ा। तो इसे ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं। तो तीन बातें ध्यान रखनी है कि ब्रिटिश इतिहासकार ने इसको क्या बोला है, सिपाही विद्रोह। भारतीय इतिहासकार क्या कहते हैं इसको, भारतीय विद्रोह कहते हैं या महान विद्रोह भी इसको कहते हैं। और वीडी सावरकर ने इसे क्या बोला है, वीडी सावरकर क्या बोला है, स्वतंत्रता का पहला युद्ध या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सिंपल सा 3 पॉइंट है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। चलो नेक्स्ट समझते हैं कि इसके रीजन क्या थे, विद्रोह के कारण क्या थे। भाई ऐसा तो है नहीं कि विद्रोह खुद ही भड़क गया, सुबह को किसी की लड़ाई हुई और शाम हुआ तो होते कि विद्रोह फैल गया, नहीं। इसके पीछे एक कारण होता है, बहुत लंबे समय से चलने वाले कुछ रीजन होते हैं। तो देखते हैं क्या क्या रीजन होते हैं, पॉइंट वाइज देखेंगे। पहला रीजन देखते हैं हम, राजनीतिक कारण। हर एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में क्या होगा, वो आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति के पीछे कौन सा राजनीतिक कारण था। 4 ऑप्शन दे देगा, तो जब आपको पता ही नहीं होगा कि कारण कौन कौन से हैं तो आप वो ऑप्शन टिक नहीं कर पाओगे। तो ध्यान रखना है, पहला रीजन क्या है इसका, राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण में क्या होता है देखते हैं। तो अंग्रेज की जो विनाश कहते हैं ना, विस्तारवादी नीति, विस्तारवादी नीति तो आप सब जानते हो। करंट में भी हमने चाइना के अंदर भी देखा था कि किस तरीके से चाइना अपने बॉर्डर का विस्तार कर रहा है। देखा था ना, कभी डोकलाम पे आ जाता है, अभी हमने देखा था जम्मू कश्मीर के, तो वो फैलता रहता है हमारे। तो उसी को कहते हैं विस्तार नीति। तो जो ब्रिटिश अंग्रेज जो थे, अंग्रेज की जो विस्तारवादी नीति थी, वही सबसे इंपॉर्टेंट कारण था राजनीतिक कारण के अंदर, जिससे कि विद्रोह भड़का। अब क्या करा इन्होंने इस नीति के अंदर, तो इस नीति में उन्होंने क्या करा, डलहौजी ने एक व्यापकत्व का सिद्धांत दिया। व्यापकत्व का सिद्धांत को इंग्लिश में बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। मतलब इस सिद्धांत का सिंपल सा मतलब है कि हमारे भारत में जितने भी राजा हैं, और अगर किसी भी राजा की अपनी कोई संतान नहीं है, ध्यान रखना, भारत में जितने भी राजा हैं और अगर किसी राजा की अपनी कोई संतान नहीं है तो वो किसी संतान को गोद नहीं ले सकता। जैसे दत्तक पुत्र कहा जाता है, अलग से हम किसी भी रिश्तेदार होता है उसके पुत्र को गोद ले लेते हैं, तो वो गोद नहीं ले सकता, और अगर गोद भी लेगा तो हम उसका उत्तराधिकारी उसे नहीं मानेंगे, ये बोलते थे ब्रिटिशर। और फिर उन्होंने कहा कि अगर किसी का भी कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होगा तो उसकी सारी प्रॉपर्टी, उसका सारा राज्य हमारा हो जाएगा। तो क्या प्रेम उससे मिला लेते थे। पहले ये युद्ध करते थे, अब इन्होंने क्या करा, युद्ध से बचने के लिए एक नीति ला दी और ये सब राजाओं पर उन्होंने थोप दी। अब इससे क्या होगा भाई, सारे राजा नाराज हो जाएंगे और जिनकी प्रॉपर्टी छिन जाएगी और जिनकी अभी नहीं छिनी है उनके अंदर भी तो डर बैठ जाएगा। तो ऐसा ही हुआ। अब किस किस की प्रॉपर्टी छिनी, तो एक है हमारे पास सतारा, नागपुर और झांसी, इन सभी राज्यों को उन्होंने छीन लिया। क्यों? क्योंकि इन सभी के जो भी उत्तराधिकारी थे वो नहीं थे। जैसे कि अगर हम झांसी की बात करते हैं तो झांसी की रानी जो थी उनका कोई भी पुत्र नहीं था, उन्होंने अपने दत्तक पुत्र को गोद लिया था, तो उन्होंने मना कर दिया, तो उसको अस्वीकार कर दिया कि हम इसको उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे, जिससे कि बहुत ज्यादा इनके बीच में लड़ाई भी हुई थी। तो ये थे। अभी के यहाँ नहीं रुके, और भी स्टेट है जैसे कि जोधपुर हो गया हमारा, सबलपुर हो गया, उदयपुर हो गया, इसको भी इन्होंने अपने सिद्धांत के तहत हड़प लिया था। तो इतने सारे राज्य जब ये हड़प चुके हैं तो ये तो सिंपल सी बात है कि जो यहाँ के राजा है वो भी इनके खिलाफ हो जाएंगे, और जो दूसरे राज्य बचे हुए हैं जो भी इन्होंने नहीं हड़पे उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक डर का माहौल है। और जब डर उनके अंदर होगा और जब 1857 की क्रांति होगी तो वो भी पीछे नहीं रहेंगे, वो भी क्या करेंगे, सैनिकों के साथ आएंगे और इस आंदोलन में हिस्सा लेंगे। लेकिन ये यही नहीं रुके, एक और अवध था। अवध इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अवध इसलिए इंपॉर्टेंट था कि अवध जो है ना, ये इसे तिब्बत से बचाता था। तो तिब्बत के बीच में बॉर्डर था जिससे ये सेव करते थे। इन्होंने क्या करा, अवध के पास अपना उत्तराधिकारी था,
लेकिन ये उसे हड़पना चाहते थे। तो उन्होंने वहां पर इन पे एक आरोप लगाया कि वहां की जो अर्थव्यवस्था वो बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, वहां की जनता खुश नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभाल पा रहे वहां का। तो इन्होंने क्या करा, सैनिक उसके ऊपर विद्रोह करके धोखे से उसको भी अपने कब्जे में ले लिया था। तो ब्रिटिश सरकार ने अवध को भी अपने अधीन कर लिया था। अब सिंपल सा ध्यान रखना है एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा। यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि व्यापगत के सिद्धांत के दौरान ब्रिटिश या अंग्रेजों ने किस किस राज्य को हड़पा। तो राज्य का ध्यान नाम रखना है, क्या क्या नाम है, सतारा, नागपुर, झांसी, उसके पास क्या है, जैतपुर, सबलपुर और उदयपुर। अवध इसके तहत नहीं है, अवध उन्होंने इस व्यापगत के सिद्धांत से नहीं हड़पा था। तो ध्यान रखना, हड़पा इसी के साथ था लेकिन इस सिद्धांत इस पर लागू नहीं होता है। तो सिंपल सा पॉइंट ध्यान रखना है कि क्या क्या राजनीतिक कारण थे, समझ चुके हैं। सिंपल सी बात इनकी कि इनकी कौन सी नीति थी, विस्तारवादी नीति के कारण ये विद्रोह भड़का था। और क्या कारण थे, दूसरे कारण है सामाजिक और धार्मिक कारण। अब सामाजिक धार्मिक कारण कैसे हैं, तो देखते हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है, भारत में तेजी से फैल रही पश्चिमी सभ्यता। बिल्कुल सही बात है, ये क्या कर रहे थे, इंडिया के अंदर जो इनका वेस्टर्न सिविलाइजेशन था उसे फैलाते जा रहे थे, अपने वेस्टर्न कल्चर को इंडियंस लोगों पर थोप रहे थे। भाई हम भारतीय लोग हैं, हम विश्वास करते हैं अपने धर्म कर्म कांड पर। ये क्या करते थे, ये अपनी जो रिचुअल थी, इनकी अपनी जो आस्था थी वो हम पर ये थोपना चाहते थे। इससे क्या हुआ कि जो भी हमारे हिंदू मुस्लिम भाई थे वो सब क्या धीरे धीरे डरने लगे, उनके अंदर माहौल डर का बैठ गया कि ये हमारे धर्म का नष्ट कर देंगे। तो उनके अंदर एक डर का माहौल बैठ चुका था। और क्या करा उन्होंने, इन्होंने सती प्रथा और कन्या भ्रूण जो था उसको खत्म कर दिया। अब उस जमाने में, अभी अगर हम देखते हैं तो ये बहुत गलत चीज थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही करा इसको रोके। लेकिन अगर हम उस टाइम पर जाते हैं तो उस टाइम पे जो ग्रामीण लोग थे उनके लिए एक आस्था का विषय था। वो मानते थे कि सती प्रथा भी सही है और कन्या भ्रूण हत्या भी बहुत ज्यादा सही है। लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस पर रोक लगा दी तो जो ग्रामीण लोग थे वो इनके खिलाफ हो गए। और जब इनके खिलाफ वो हो जाएंगे तो 1857 क्रांति में वो भी हिस्सा लेने आएंगे। तो ये भी एक रीजन था। दूसरा रीजन क्या है, रेलवे तथा टेलीग्राम। रेलवे तथा टेलीग्राम क्यों इसका एक रीजन है, अब जितने भी भारतीय लोग थे ना वो बहुत ज्यादा अंधविश्वासी थे उस टाइम। उनका मानना यह था कि अगर हम रेलवे और टेलीग्राम का इस्तेमाल करते तो हमारा धर्म खतरे में आ जाएगा। ऐसी अफवाहें फैली हुई थी। अब नहीं है, आपको लगता है ये तो अफवाह, ऐसा तो हो नहीं सकता, टेलीग्राम तो ठीक है, रेलवे से। लेकिन उस टाइम एक ऐसा माहौल था कि इन सब को जो है अपवित्र चीजें माना जाता। उन्हें मन लगता था कि अगर ये चीज होगी, अगर हम रेल में यात्रा करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा धर्म खतरे में आ जाएगा। तो वो इसके विरुद्ध में थे। अब देखो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, बच्चे अक्सर गलती करते हैं। अगर वो क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक या धार्मिक कारण हो सकता है 1857 क्रांति के, और अगर आपसे सती प्रथा और कन्या भ्रूण हत्या या रेलवे वगैरह पूछाएगा तो आप 100% इसको टिक नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि आप सोचोगे यार ये तो काम सही है और ये काम सही है तो जनता क्यों विरोध में होगी, क्योंकि आप अभी के कंटेक्स्ट में सोचोगे। लेकिन अगर पुराने समय पर जाते तो ये उनके लिए बहुत नुकसानदायक था, उनको लगता था कि उनका धर्म खतरे में। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है कि ये अब के समय में अच्छा है लेकिन उस समय अच्छा नहीं माना जाता था। तो सती प्रथा, भ्रूण हत्या, रेलवे, टेलीग्राम, ये भी 1857 क्रांति का एक मोस्ट इंपोर्टेंट कारण है। तो ध्यान रखना है, सिंपल सा पॉइंट है। चलो नेक्स्ट कारण देखते हैं। नेक्स्ट जो रीजन हमारे पास आता है वो आता है आर्थिक कारण। अब आर्थिक कारण क्या हो सकते हैं भाई, सिंपल सी बात है, आपने सुना होगा कि जो भी ग्रामीण लोग थे, जो भी किसान थे, उन सब पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाया जाता था। पहले बहुत ज्यादा टैक्स था, उन्होंने क्या करा, उनके ऊपर और भारी रकम लगाना शुरू कर दिया और लगान और वसूली उन पर बढ़ा दी। अब सिंपल सी बात बताओ कि जो भी सैनिक ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर इंडियंस हैं वो कहाँ से आए होंगे, वो कोई ज्यादा पढ़े लिखे तो थे नहीं, या वो किसी रजवाड़े परिवार से नहीं, वो भी तो किसान फैमिली से थे। तो जो भी सैनिक थे वो एक किसान फैमिली से थे, और जब उनकी फैमिली पर टैक्स लगाया जाएगा, पैसा वसूला जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो भी तो प्रभावित होंगे। तो जो सैनिक थे उनके अंदर इसका भी बहुत ज्यादा प्रभाव हुआ, वो भी इससे क्रोधित हो गए थे। तो बड़ी संख्या में जो सिपाही थे वो कैसे थे, किसान वर्ग ही तो थे। भाई जो भी सैनिक ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर है, अगर हम ब्रिटिश गवर्नमेंट देखते हैं ना तो 100% में से, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 100% में से लगभग 87% इंडियंस ही सिपाही थे। ध्यान रखना, 100 में से लगभग 87% इंडियंस ही भर्ती थे। मतलब ब्रिटिश अगर माने जाएं तो कितने सैनिक थे, सिर्फ 13% अंग्रेज थे, 13%। 87 तो हम ही लोग थे जो अपने लोगों को प्रताड़ित करे थे। और अगर ये 87 इनके खिलाफ हो जाते, सोचो आजादी कब की मिल चुकी होती। और 1857 क्रांति में ऐसा ही कुछ हुआ था, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी तरह हिल गई थी। क्या हुआ था अभी वो देखेंगे आगे। तो सिंपल सा ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या हुआ था। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है।
नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है सैन्य कारण क्या थे। आर्थिक कारण भी हम समझ चुके हैं, अब सैनिकों का क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट था, सैन्य कारण क्या थे। तो अगर हम सैनिकों की बात करते हैं ना, तो भारत में ब्रिटिश सैनिकों के बीच भारतीय सिपाही का औसत कितना था, अभी मैंने बताया कितना था, 87%। 100% में से 87% कौन थे, भारतीय थे। 13% केवल कौन है, ब्रिटिश है। तो सोचो क्या कंडीशन होगी उस टाइम। लेकिन फिर भी उन्हें ब्रिटिश सैनिकों से निम्न श्रेणी में रखा जाता था। भाई 87% इंडियंस हैं, लेकिन ये जो 13% थे ना, इनकी रिस्पेक्ट ज्यादा होती थी कंपेयर टू 87। मतलब इंडियंस को ना ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी वहां पर। इंडियंस जितने भी सिपाही थे सबको लोअर पोस्ट पर रखते थे, उनको सैलरी भी उनसे कम देते थे। अगर मैं बात करूं, अगर मैं 2 हवलदार ले लूं, एक हवलदार इंडियन है और एक हवलदार है ब्रिटिश है, तो जो ब्रिटिश हवलदार है ना, उसकी सैलरी इंडियन हवलदार से ज्यादा ही होनी है। तो रिस्पेक्ट भी कम मिलती थी, सैलरी भी कम मिलती थी। ये सारे रीजन हमारे सैनिकों को झेलने पड़ते थे। तो एक भारतीय सिपाही को उसकी रैंक के एक यूरोपीय सिपाही के वेतन से कम भुगतान किया जाता था। अभी मैंने बताया भाई, जो भी ब्रिटिशर है उसके सिपाही को उसी रैंक पे ज्यादा सैलरी मिलती थी और इंडियंस को उसी रैंक पे कम सैलरी दी जाती थी। तो इससे भी सैनिक बहुत ज्यादा विरोध में थे, बहुत ज्यादा गुस्से में थे कि ना तो हमें रिस्पेक्ट देते और ना ही हमें सैलरी देते हैं। तो ये भी एक कारण है बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा, तत्कालीन कारण क्या है। भाई ये सारे कारण कौन है, जो काफी लंबे समय से चलते आ रहे थे, बहुत लंबे समय से थे। सैनिकों के अंदर गुस्सा भरा हुआ था, इंडियंस जो राजा हैं, लोग हैं, उनके अंदर भी गुस्सा भरा हुआ था। लेकिन कहते हैं ना कि हर आग को भड़कने के लिए एक चिंगारी चाहिए, तो वो चिंगारी यही एक तत्कालीन कारण। क्या तत्कालीन कारण था, तो देखते हैं। एक अफवाह फैली, ध्यान रखना, एक अफवाह फैलती है। अफवाह क्या थी, अफवाह ये थी कि यह फैल गई कि अनफिल्ड राइफल, उस टाइम पे एक राइफल हुआ करती थी। ध्यान से देखो, ये वाली जो आपको दिख रही है, ये राइफल उस टाइम यूज करा करते थे। इस राइफल में क्या होता था, एक डंडा होता था, उस डंडे से बारूद भरते थे, उस छड़ी से उस बारूद को हिलाते थे पहले, उसके बाद इसको खींचने के बाद एक गोली एक टाइम पर चलती थी। तो ये राइफल दी जाती थी उस टाइम सिपाहियों को। तो अफवाह क्या फैलती है कि जो अनफिल्ड राइफल थी उसके कारतूस के अंदर गाय और सुअर की चर्बी भर दी गई। ध्यान रखना, एक नया कारतूस आया था, ये आपको दिख रहा होगा, ये कारतूस है जो उस टाइम लॉन्च किया गया था। एक ये नया कारतूस है, इस कारतूस में क्या है ना, ऊपर एक कागज लगा हुआ था। पहले उस कागज को दांत से खींच के चबा के खींचना पड़ता था, उसके बाद बारूद को इस बंदूक के अंदर भरा जाता था। अब जब जो भी हमारे सैनिक है, वो सैनिक किस वर्ग से, कुछ मुस्लिम वर्ग से हैं, कुछ हिंदू वर्ग से हैं, और हिंदू और मुस्लिम वर्ग थे जो लोग थे, वो तो इन चीज के भी खिलाफ है। गाय और सुअर की चर्बी, हिंदुओं के लिए गाय बहुत ज्यादा पवित्र है, और जो मुस्लिम समुदाय है वो सुअर को नहीं मानते, उससे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। और अगर इसकी चर्बी को दांतों से चबाना पड़े तो सोचो कोई भी विद्रोह में आ जाएगा। तो यही कारण हुआ। इस अफवाह से क्या हुआ कि जो सिपाही थे ना, उन्होंने इस राइफल को लोड करने से मना कर दिया। क्यों, क्योंकि इसे मुंह से खोलना पड़ता था। भाई उनको लगा कि अगर हम इसे मुंह से खोलेंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया कि हम इस कारतूस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपने देखा भी होगा, एक हमारे पंडित ब्राह्मण सैनिक थे जिनका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे ने क्या करा, मार्च 1857 में इस राइफल को मना कर दिया चलाने से, और उन्होंने क्या करा कि जो उनके वरिष्ठ अधिकारी थे उन पर हमला कर दिया था इसी बंदूक से। उन्होंने क्या करा, जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनको इसी बंदूक से उन्होंने मार भी दिया था। उन्होंने कहा कि हम इस बंदूक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी। और फिर क्या हुआ, 8 अप्रैल 1857, ध्यान रखना, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई गई थी। और जब फांसी की सजा सुनाई तो पूरे भारत के अंदर एक असंतोष का माहौल था। सारे सैनिक एक हो गए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के विद्रोह में आ गए, और इस तरीके से आंदोलन अब स्टार्ट होना शुरू हो गया। तो तत्कालीन कारण आप समझ चुके हो, तत्कालीन कारण ही होता है जो हर किसी आंदोलन के पीछे होता है, क्योंकि जो बैकग्राउंड में चलता आ रहा है वो तो केवल एक माहौल के खिलाफ होता है, वो तो एक माहौल तैयार करता है, और जब चिंगारी लगती है तो वो बारूद बन जाता है। वही यहाँ पर हमने देखने को मिला। तो आई होप क्लियर हो चुका होगा कि 1857 की क्रांति क्या है, किसके खिलाफ हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुई। क्या क्या इसके रीजन थे, तो राजनीतिक कारण क्या है, आर्थिक कारण क्या है, सामाजिक और धार्मिक कारण क्या, और तत्कालीन कारण क्या है, वो हम सबको समझ चुके हैं। चलो अब देखते हैं कि ये आंदोलन कहाँ कहाँ पर फैला। अगर हम विद्रोह का मेन केंद्र देखते हैं, ध्यान रखना है कि ये विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैला था। ये विद्रोह जो है हमारे जो नॉर्थ इंडिया था उस जगह पर ज्यादा फैला हुआ था। तो जो हमारा नॉर्थ इंडिया वहां पर फैला हुआ था, कौन कौन से स्टेट थे, मेन स्टेट कानपुर हो गई, हमारी नकलऊ हो गई, बरेली हो गया हमारा, झांसी, ग्वालियर और बिहार, ये हमारे कुछ मेन स्टेट है। और भी जगह था, लेकिन अगर हम मेन स्टेट के ना हॉटस्पॉट की बात करते हैं, मेन सेंटर की बात करते हैं, तो ये कुछ मेन सेंटर पे थे। और मेन सेंटर से इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ का जो नेतृत्व कर रहे थे ना वो कुछ बड़े नेता थे। तो बड़े नेता होने के कारण ये कुछ ज्यादा फेमस हमारे स्टेट है।
चलो देखते हैं लखनऊ में कौन था। अगर हम लखनऊ की बात करते हैं तो लखनऊ में थे हमारे बेगम हजरत महल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि 1857 की क्रांति में लखनऊ में नेतृत्व कौन कर रहा था। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, तो नाम ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो बेगम हजरत महल फोटो से पहचान लेते हैं, आपको आसानी होगी याद करने में। तो ये फोटो है बेगम हजरत महल का। इनके जो हस्बैंड थे नवाब, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मरवा दिया था इस आंदोलन के खिलाफ, तो इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व लखनऊ से किया था। तो ध्यान रखना है। कानपुर से 2 नेता थे, पहले थे नाना साहेब। कानपुर में अगर बात करते हैं, जब आंदोलन शुरू हुआ था तो उस टाइम नाना साहब इसका नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद नाना साहब को लगा कि अब वो ब्रिटिश इनको कैप्चर कर लेगी, उनको पकड़ लेगी, तो वो वहां से भाग गए। और जब वो वहां से भाग गए तो उसके बाद इनके सेनापति तापिया टोपे ने उसका नेतृत्व किया। तो पहले नाना साहब थे, नाना साहब के बाद कौन आते हैं, हमारे तापिया टोपे साहब आते हैं। तो ये तापिया टोपे हैं। तो ध्यान रखना है, कानपुर में 2 नेता थे, पहले कौन थे, नाना साहब। नाना साहब के बाद कौन आते हैं, तापिया टोपे। तो सिंपल सा है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखना। झांसी चलते हैं, तो झांसी में तो सबको पता है रानी लक्ष्मीबाई। झांसी से कौन नेतृत्व करता, रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। तो ये रानी लक्ष्मीबाई है, सबको ही पता है, नाम ध्यान रखना है, सिंपल सा। चलो और स्टेट देखते हैं। ग्वालियर में बात करते हैं, तो ग्वालियर में कौन था, ग्वालियर में ना कोई बड़ा नेता नहीं था। ग्वालियर में क्या करा, जो हमारी लक्ष्मीबाई थी, जब वो झांसी से निकल कर आई, झांसी पहले विद्रोह था, फिर वो झांसी से भग के आई, तो वो कहाँ पहुंच गई, ग्वालियर। तो ग्वालियर में पहुंची। ऐसे ही तापिया टोपे कानपुर छोड़ के आए थे ग्वालियर, फिर दोनों ने मिलकर ग्वालियर के अंदर नेतृत्व किया। तो ग्वालियर में 2 नेता थे, कौन कौन, लक्ष्मीबाई और नाना साहब के सेनापति तापिया टोपे। तो ध्यान रखना है, तापिया टोपे और झांसी रानी दोनों थे। लास्ट है हमारा बिहार। बिहार में कुंवर सिंह है हमारे। तो ध्यान रखना है, ये कुंवर सिंह है, बड़े स्टाइल में बैठे हुए हैं, लग भी रहे हैं कुंवर सिंह से, तो इनको ध्यान रखना है। तो बिहार में कौन है, कुंवर सिंह। तो ये कुछ स्टेट है, उनके आपको नाम ध्यान रखने हैं, कौन कहां पर नेतृत्व कर रहा था, ध्यान रखने हैं क्या क्या रीजन थे 1857 क्रांति के, और ध्यान रखना है कि 1857 के किसके खिलाफ थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ये आंदोलन था। समझ में आ चुका है। तो ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट था, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस आंदोलन को दबाया है, और फिर किस तरीके से इसके प्रभाव क्या पड़े, इसका इफेक्ट क्या हुआ आगे जाके। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करिए, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, उनको बताइए कि डेली इंपॉर्टेंट वीडियो महाऋषि जीएस पे अपलोड हो रही है। और तैयारी का हमारे एक ही स्लोगन था, अब की बार सरकारी नौकरी हमारे पास। तो ध्यान रखना है, सबको सरकारी नौकरी पानी और सबको सपने देखने हैं। क्यों, क्योंकि हमारा सपना तभी पूरा होगा जब आपका सपना होगा, क्योंकि हमारा सपना वही है जो आपका सपना है। ठीक है, तो घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।